हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल होंगे। आप लोगों की दुआ से हम भी कुशल हैं। चलिए, कल के क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के प्रावर्तन, जो हमारे क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रावर्तन, उसको हम लोगों ने 1 घंटी मतलब एक क्लास की पढ़ाई किए थे। उसी से उसी से थोड़ा सा आगे की पढ़ाई आज करेंगे। तो जरा गौर को फरमाइएगा। हम आपको सबसे पहले बता देना चाहेंगे, यूट्यूब चैनल है द संकल्प मेथड। आप तो देख ही रहे हैं, लेकिन आप अपने सगे संबंधी, दोस्त को, यार को, सबको आप शेयर कीजिए। कहिए कि भाई ऐसे पढ़ाई हो रहा है, यहाँ पर पढ़ लिया करो। बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे हम लोग आज। पहले पहले क्लास, जो कल की क्लास में जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा था, उस सब चीज को पहले रिव्यू कर लेते हैं। देखते हैं कि कितना हमारे ध्यान में है। इन्हें समझिए, एक छोटा सा टेस्ट होगा 2-3 मिनट का। सो हम आपसे पूछना चाहेंगे पहला कि प्रकाश। सबसे पहला सवाल होगा हमारा प्रकाश। प्रकाश से आप क्या समझते हैं? तो आपको मोटे मोटे अक्षरों में कह देना है कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब इसी में बताया गया था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। इसके साथ साथ बताया गया था इसका निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। बताया गया था निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद आपको इसमें एक बात और बताई गई थी कि यह एक ऊर्जा होता है। यह एक ऊर्जा होता है। यह एक ऊर्जा होता है। ये बात आपको प्रकाश से रिलेटेड बताई गई थी। फिर आपको बताया गया था किरण। किरण से आप क्या समझते हैं? किरण यानी आपको बताया गया था रे। आप किरण से क्या समझते? तो बताया गया था कि प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। आपको बताया गया था प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे किरण पुंज, जिसका एक और नाम पढ़े थे प्रकाश पुंज पढ़े थे। तो किरण पुंज या प्रकाश पुंज से आप क्या समझते हैं? तो बस वही बात कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। इसके मुख्य 3 प्रकार है। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में क्या हो रहा था कि किरण समांतर दिशा में चल रही थी। अपसारी किरण पुंज में क्या हो रहा था, एक बिंदु से कई दिशाओं में, कई भागों में बंट जाता है किरण, उसको हम अपसारी किरण पुंज बोले थे। अभिसारी जो क्या करता है, एक बिंदु पर आकर के मिल जाता है, अनेक बिंदुओं से आकर के एक बिंदु पर मिल जाता है, उसको हम बोले थे अभिसारी किरण पुंज। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा था, आगे की पढ़ाई किरण पुंज हो गया। इसके आगे हम लोगों ने क्या पढ़े थे, ध्यान में नहीं आ रहा है। प्रकाशीय माध्यम था। हाँ, एक ये भी था प्रकाशीय माध्यम। तो इसमें बताया गया था कि जब किसी वस्तु जो है हमारे आंखों तक जो किरण भेजती है, वो हमारा प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। इसके 2 प्रकार बताए गए थे, एक था समांगी और दूसरा था विसमांगी। फिर आपको आगे बताया गया था, इससे अगला टॉपिक आपको बताया गया था पारदर्शी। हाँ, पारदर्शी यानी जिसमें क्या हो जाता है, प्रकाश आर पार हो जाता है। फिर अगला था अपारदर्शी में आर पार नहीं होता है, आर पार बिल्कुल नहीं होता है। अब बता दें कि उससे अगला पढ़े थे पारभासी। इस पारभासी में हम लोगों ने क्या पढ़े थे कि कुछ अंशतः भाग ही पार होता है। प्रकाश का कुछ अंशतः भाग ही क्या होता है, पार होता है। लगभग इतना चीज को हम लोगों ने पहले घंटी में पढ़ चुके हैं। बहुत डीपली से पढ़े, बहुत समझ के पढ़े हैं। बस जो लोग नए हैं, जो लोगों के सामने ये दूसरा वीडियो आया है, तो पहला प्लीज देख लीजिए, उसके बाद दूसरा देखेगा। आपको हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटने वाला है। मैं आशा करता हूं अगर ध्यान से और पूरे ढंग से, बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए हुए वीडियो की यदि देखे होंगे आप लोगों ने, तो सच बताते हैं एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कल की पढ़ाई में नहीं छूटा होगा। और कल की पढ़ाई में नहीं छूटा है, यदि आज पढ़ रहे हैं तो आज की पढ़ाई में भी छूटने उठने वाला नहीं है। आज का हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक होगा सर,
फर्स्ट टॉपिक होगा आज के लिए छाया। फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? छाया, इमेज। इमेज समझ के चलना है। छाया, इमेज। छाया किसको कहते हैं? हम लोग के गांव ग्राम में छाया को क्या कहा जाता है? परछाई कहा जाता है। अरे पेड़ के परछाई है तो आदमी का परछाई है, किसी जानवर का, किसी ठोस वस्तु का, यानी परछाई किसका बनता है? अब सबसे पहला सवाल होता है परछाई। परछाई बोले तो छाया, परछाई बोले तो छाया। अब समझ के चल रही है, परछाई बोले तो छाया। अब आपको समझना है कि छाया, परछाई बनता है तो किसका परछाई बनता है? अगर हम किसी, मान लो कि कोई हम प्रकाशीय बिंदु ले लिए हैं, जैसे हमारे पास टॉर्च है, हमारे पास लाइट है, हम ले लिए हैं और लाइट का प्रयोग कर रहे हैं और सामने शीशा रख दिए हैं, कांच रख दिए हैं। अब क्या कर रहे हैं? कांच पे हम लाइट को जलाएंगे, लाइट को, कांच से प्रकाश को प्रभावित कराएंगे, तो बताइए कि क्या उस कांच का छाया बन पाएगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? क्योंकि कांच हमारा है पारदर्शी और पारदर्शी वस्तुओं का कभी छाया नहीं बनता है। तो छाया किसका बनता है सर? तो छाया बनता है अपारदर्शी पदार्थों की। किसकी बनती है? अपारदर्शी पदार्थों की। तो अपारदर्शी, तो हम लिखेंगे कि जब प्रकाश के मार्ग में, जब प्रकाश, जब प्रकाश के मार्ग में, मार्ग बोले तो रास्ता, यानी जब प्रकाश के मार्ग में किसी किसी कौन सी वस्तु को? अपारदर्शी पदार्थ को। अपारदर्शी बोले तो जिसके आर पार प्रकाश नहीं हो पाता, उसको हम अपारदर्शी, यानी जब प्रकाश के मार्ग में किसी अपारदर्शी पदार्थ को रखते हैं, अपारदर्शी पदार्थ को रखते हैं, तो उसके विपरीत, तो उसके विपरीत बने काला क्षेत्र को, बने काला क्षेत्र को, काला क्षेत्र को छाया कहते हैं। छाया कहते हैं। जरा समझिएगा छाया क्या होती है। जब प्रकाश के मार्ग में किसी अपारदर्शी पदार्थ को, कोई भी अपारदर्शी पदार्थ हो सकता है, आप समझ सकते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कोई भी हो सकता है, यानी कोई भी अपारदर्शी पदार्थ को हम क्या करते हैं? किसी प्रकाश के मार्ग में, प्रकाश दे रहे, प्रकाश के मार्ग में जब रख देते हैं तो उसके पीछे जो काला सा क्षेत्र बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं, इमेज कहते हैं, जिसको आप लोग गांव ग्राम में परछाई भी कहते हैं। अब अगला जो टॉपिक होगा, तो अगला टॉपिक हम लोगों का हो जाएगा साहब प्रकाश का परावर्तन। क्या हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन, जो हमारा चैप्टर का ही नाम है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। देखिए भाई, प्रकाश का परावर्तन, अभी प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए आपको इतना सारा चीज पीछे की क्लास, ये क्लास अभी तक जो हुआ है, इसको जब तक नहीं समझेंगे, प्रकाश का परावर्तन समझना पॉसिबल नहीं है हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से जब नहीं है तो आप समझ ही सकते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इस पे हम सीधे सीधे आते हैं। तो हम क्या करते हैं? जब हम प्रकाश को डालते हैं, जब हम प्रकाश को डालते हैं, प्रकाश को जैसे ही हम डालते हैं, जैसे मान लो कि हम एक, ये टॉर्च है, ध्यान से देखना, ये क्या है? टॉर्च है। टॉर्च से हम इस पे प्रकाश डालेंगे, ये प्रकाश आर पार होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपारदर्शी वस्तु है। ठीक, अब इससे क्या होगा? प्रकाश यहां से जाएगा, टकरा करके कहीं ना कहीं वापस चला जाएगा, यानी इधर से हम भेजेंगे तो उधर की ओर वापस चला जाएगा। तो यही हुआ हमारा प्रकाश का परावर्तन, यानी कि जब हम अपारदर्शी वस्तु पर किसी प्रकाश को आपतित कराते हैं, या किसी प्रकाश को हम किसी अपारदर्शी वस्तु पे फोकसित करते हैं, तो वह फिर वापस लौट जाता है, फिर वह वापस लौट जाता है, जिसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखते हैं कि आपके बुक में क्या लिखे। यहां पर लिखा है कि प्रकाश की किरणों की पहले माध्यम में ही वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब हम प्रकाश को किसी अपारदर्शी वस्तु पर देंगे और वो वापस लौट जाएगी, जिस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब किसी प्रकाश को, जब किसी प्रकाश को, जब किसी प्रकाश को किसी अपारदर्शी वस्तु पर, किसी अपारदर्शी वस्तु पर, ठीक याद रहेगा, जब किसी प्रकाश को किसी अपारदर्शी वस्तु पर
फोकसित करते हैं, फोकसित, ध्यान से, फोकसित करते हैं तो वह उसी माध्यम में, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, जिसे जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जिसे क्या कहते हैं भाई? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। थोड़ा ज्यादा लॉन्ग तो नहीं ना हो गया? देखिए समझने के ऊपर है, समझ जाएंगे तो लॉन्ग भारी कुछ नहीं होता है। जैसे प्रकाश का परावर्तन, तो हम एक ही बात बोल दिए कि हम किसी किरण को गुजारते हैं, अपारदर्शी वस्तु होता है, वहां से जब वापस लौट जाता है, जिस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखिए जब किसी प्रकाश को किसी अपारदर्शी वस्तु पर फोकसित करते हैं तो वह उसी माध्यम से वापस लौट जाती है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या इतना बात समझ में आया? आया सबको समझ में? अब सर समझना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या समझना है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक ना? आज की क्लास में इतनी समझनी है। तीसरा टॉपिक होगा हम लोगों का प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो क्वेश्चन जब भी आएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, चुपचाप लिख दीजिएगा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। समझ गए ना? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। एक बात करें, हम लोगों ने अगर प्रकाश के परावर्तन के नियम से पहले कुछ बात को पढ़ लेंगे तो प्रकाश का परावर्तन हम के नियम हमको समझ में आ जाएगा। अभी पढ़ेंगे अभी भी समझ में आएगा, लेकिन उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूं कि यदि आप नहीं लिखे होंगे तो अभी मत लिखिए, पहले उस चीज को पढ़ते हैं। पहले तीसरा टॉपिक में कुछ और पढ़ते हैं, उसको पढ़ेंगे तब जाकर समझ में आ जाएगा। तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई साहब? तो पढ़ेंगे समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन। इसको बहुत गौर से समझिएगा। यदि आपकी समझ सकती है तो, ना समझ सकती है तब भी समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही, समझिए ना, जैसे हमारे शरीर का एक हड्डी होता है, रीढ़ की हड्डी। अगर वो रीढ़ की हड्डी ना हो तो हमारा शरीर बिना काम का हो जाता है। उसी प्रकार से इसको नहीं समझिएगा तो समझिए कि बहुत दिक्कतें आएगी, बहुत दिक्कतें आएगी आगे चल के। इस चैप्टर से रिलेटेड सारी बातें लगभग दिक्कत में फंस जाएगा। एक समतल दर्पण की बात हो रही है, तो समतल दर्पण आप लोग जानते होंगे, हालांकि इसकी व्याख्या यहाँ करनी नहीं है, समझ लीजिए। तो वैसा दर्पण जिसका सतह समतल हो, आप लोग घरों में उपयोग करते हैं अपना अपना मुंह देखने में। अपने अपने क्या होता है, बड़ा बड़ा जो शीशा होता है जिसमें अपना अपना फेस देखते हैं, लोग रेडी होते हैं, मेकअप करते हैं, क्या क्या होता है, वो सब जो आईना होता है, वो सब आईना जो होता है हमारा समतल दर्पण होता है। ठीक, तो समतल दर्पण हम एक साधारण सा समतल दर्पण ले रहे हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर फिगर बना रहे, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बना देते, ठीक ना? एक समतल दर्पण सीधा बनाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, हम भी सीधा कोशिश किए हैं, हल्का सा तिरछा हो गया है। ठीक, हम क्या करते हैं, किसी किरण को यहां से यहां गुजार दिए, गुजार दिए, अभी क्या करेगा, ये बेचारा गुजर के ऊपर भागेगा, भागेगा ना, ये गुजर गया, ये चला गया, तो हमारे समतल दर्पण पे ये गुजर रहा है। अब इस बात को समझना है कि इसको तो हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्यों? क्या बोले थे कि जब हम प्रकाश को फोकसित कर रहे हैं, जब प्रकाश को फोकसित कर रहे तो वापस लौट जा रहा है उसी माध्यम में, हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब हम आपको बता दें साहब कि प्रकाश के परावर्तन हो गए, समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन हुआ, फिर दर्पण चेंज करते जाएंगे और दर्पण की परिभाषा से दर्पण सब कुछ पढ़ेंगे भाई। पहले ये समझ लीजिए, ये जो जा रहा है किरण और ये वापस हो रहा है, ये तो समझ में आ रही होगी आपको। यदि आ रहा है समझ में तो कमेंट कीजिए। चलिए, हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किरण जा रही है और ये किरण वापस यहां से लौट रही है, मतलब ये उससे मिलने जा रहा है, ये मिलके वापस जा रही है, ऐसा समझिए, ठीक है ना? ये मिलने जो जा रही है इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। ध्यान से समझना, आपतित किरण क्या कहते हैं बच्चों?
आपतित किरण। आई मिल के वापस जा रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये बात समझ में आ रही है? मिलने जाने वाला आपतित किरण, मिलने जाने वाला आपतित किरण और मिल के जाने वाला परावर्तित किरण। समझ आ गया आपको? अब हम आपको बताते हैं, इसके बीचों बीच एक सीधा सीधा डंटा खड़ा कर देंगे, जो हम लोगों के दादाजी का डंटा होता है। कभी कभी हम लोग गलती करते तो उसका प्रयोग हो जाता हम लोगों के ऊपर। वो सिर्फ एक सिंपल सा डंटा डाल दिए। अब डंटा जैसे ही डाले तो यहां पर एगो कोन दिखाई देने लगा। क्या दिखाई देने लगा? कोन। अब इस कोन को समझेंगे कोन क्या होगा। तो इसको पहले डंटा जो था साहब, इस डंटा का नाम है अभिलंब। डंटा का नाम क्या है? अभिलंब। समझ में आया? डंटा का नाम क्या है? अभिलंब है। अब बताओ, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये अभिलंब है और ये क्या है? आपतित किरण है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। ध्यान रखिएगा कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और यहां देख लो, यहां इस कोण को कौन सा कोण कहेंगे? आप लोग कमेंट कीजिए, काहे कि आप लोग समझ रहे होंगे तो जरूर समझ आ गई होगी। ये भाई अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो हाँ बोलिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ देखिए, इसको आई कहते हैं और इसको आर कहते हैं, और कोण के रूप में है तो कोण के रूप में देंगे। यानी कोण आई होगा हमारा आपतन कोण और कोण आर हमारा क्या होगा? परावर्तन कोण। एक बात अब अभी तक हमको समझ नहीं आया, शायद आप लोगों को भी नहीं समझ में आया होगा। जरा गौर करेंगे कि क्या हो रहा है भाई। तो ये प्रकाश गई, इसको हम आपतित किरण कहे। यहां से प्रकाश वापस गई, इसको परावर्तित किरण कहे। बीच में एक हम डंटा डाल दिए बाबा जी वाला, जो हमारा अभिलंब कहा गया, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण बोल दिए। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को परावर्तन कोण बोल दिए। इसको हम आई से डिनोट कर दिए, इसको आर से डिनोट कर दिए। लेकिन ये जो डंटा है, ये हमारा समतल दर्पण है, आपको पता है। लेकिन इसका हम एक और नाम कह सकते हैं। पहला तो हम कह दिए समतल दर्पण है भाई। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। अब हम इसका दूसरा नाम कहेंगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? प्रकाश परावर्तित हो रहा है। प्रकाश आया और परावर्तन होकर के चला गया, इसीलिए इसको हम परावर्तक सतह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? परावर्तक सतह के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको इतना ही बात हम पढ़ाएं इस वीडियो में कि छाया किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश के मार्ग में किसी अपारदर्शी पदार्थ को रखते हैं तो उसके विपरीत में बने काले क्षेत्र को हम छाया कहते हैं। फिर पढ़ाएं प्रकाश का परावर्तन। जब किसी प्रकाश को किसी अपारदर्शी वस्तु पर फोकसित करते हैं तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? एक सिंपल सा समतल दर्पण लिए, उस समतल दर्पण में हम क्या किए हैं कि कहीं से प्रकाश स्रोत में प्रकाश लाए हैं, प्रकाश हम लाए हैं और ये लाए तो जैसे वापस चला गया। अब ये लाए हैं, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, और जो वापस चला गया उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। बीच में एक बाबाजी वाला डंटा डाल दिया, जिसको हम अभिलंब कह दिए। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम क्या बोल दिए? आपतन कोण, जो आई से डिनोट किया जाता है। फिर हम परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम बोल दिए परावर्तन कोण, जिसको हम आर से डिनोट किए। और जो समतल दर्पण था उससे हमारा किरण क्या हो रहा था? परावर्तित हो रहा था, इसीलिए इसको हम कह दिए परावर्तक सतह। तो बहुत सारे यहाँ पर डिफिनेशन बनते हैं, जिस सारे डिफिनेशन को अभी हम पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अभी तुरंत पढ़ेंगे। हम तुरंत, मैं ऐसा करता हूं कि आप सब लोग उतार लिए होंगे। अब देखिए जल्दी जल्दी आगे क्या क्या लिखना है। हम लोगों ने समझे अभी कि समतल दर्पण पर किस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, और परावर्तन होने के सब चीज को हम बारी बारी से लिखेंगे। नंबर एक टॉपिक हम लोगों का होगा आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण क्या होता है? तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जो प्रकाश समतल दर्पण पर पड़ती है, यानी जाने वाले प्रकाश को हम आपतित किरण कहते हैं। यानी कि लिखेंगे कि वैसा प्रकाश जो दर्पण पर पड़ती है, जो दर्पण पर
पड़ता है। ठीक, वैसा प्रकाश जो दर्पण पर पड़ता है आपतित किरण कहलाता है। चाहे आप यहाँ पर लिख सकते हैं वैसा किरण, ज्यादा बेटर होगा। वैसा किरण जो दर्पण पर पड़ता है आपतित किरण कहलाता है। आपतित किरण कहलाता है। हो गया ना। उसी प्रकार से दूसरा हम लोगों का हो जाएगा परावर्तित किरण। क्या हो जाएगा बाबू? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होता है? तो वैसा किरण जो दर्पण पर पड़ता है वो आपतित किरण होता है। वैसा किरण जो दर्पण पर से वापस जाता है। ठीक, तो हम वही लिखेंगे, वैसा किरण जो दर्पण से वापस जाता है, वापस जाता है, परावर्तित किरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तित किरण कहलाता है। ठीक, वैसा किरण जो दर्पण से वापस चला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब हम लिखेंगे एक चीज, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या लिखेंगे बबू? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? जरा इसको समझिएगा। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या होता है? तो आपतित किरण जिस दर्पण के जिस सतह पर पड़ती है, जिस बिंदु पे पड़ती है, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो वही लिखेंगे कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर, क्या लिखेंगे? आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है, हाँ यही लिखेंगे, पड़ती है। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु कहलाता है। आ गया होगा समझ में। फिर अगला जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो यहां पर देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सर अभिलंब। क्या लिख देते हैं? अभिलंब। अभिलंब। अभिलंब से क्या समझते हैं? अगर अभिलंब आए सवाल तो क्या लिखेंगे? तो देख लीजिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब, तो वही लिखेंगे आपतित, आपतित तथा परावर्तित। आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच, आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब, डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। समझ गया ना? यानी कि देख लीजिए, आपतित किरण परावर्तित किरण, इसके बीच में जो डाला गया लंब है इसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है अभिलंब के बाद हम लोग लिख लेंगे आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण समझ में आ रहा है ना? आपतन कोण, आपतन कोण क्या है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच डाला गया कोण आपतन कोण कहलाता है। तो लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच
के कोण को, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं, साथ साथ लिखते रहिएगा आप लोग, आपतन कोण कहते हैं। समझ गए ना। इसे जो है आई से दर्शाया जाता है, इसे 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 आई आई ऐसे लिख देंगे कोण के साथ, यानी कोण आई से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। जल्दी से उतारिए, जल्दी से, बहुत समय कम है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्क्रीनशॉट या उतार लिए होंगे। देखेंगे अगला है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को, तो लिखेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा तथा अभिलंब तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहते हैं। समझ में आ गया ना। इसे इसे क्या, इसे 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 देखिए, इसको आई से सूचित किए थे, इसको आर से, इसे आर से दर्शाया जाता है, इसे आर से दर्शाया जाता है। लिखा गया ना, इसे आर से दर्शाया जाता है। देखिए एक बार रिपीट करते हैं। आपतित किरण जो जाती है, जो यहां से वापस चली जाती है, वो परावर्तित किरण। दोनों के बीच जो डाला गया है डंटा, जो बाबा का डंटा, इसको हम कहते हैं अभिलंब। ये दोनों के बीच के कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। ये दोनों के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। और इस बिंदु को जो है हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक ना। हमको विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या है भाई, तो आगे वही है जो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, तो बिना समय को व्यतीत किए, बिना विचलित हुए हम लोगों को एक टॉपिक डालना है। सो टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के, जल्दी जल्दी, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो सबसे पहले लिखना है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम हैं। समझ गए। पहला नियम क्या होगा? तो पहला नियम देखिए क्या कहता है। पहला नियम क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, पहला नियम क्या कहता है। तो फिर उसी फिगर को हम जरा गौर से देखेंगे क्या हो रहा है। ये हमारा आपतन कोण, आपतित किरण है, ये हमारा परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, इसके कोण ये आर है, ये कोण आई है। आपको पता होगा क्या क्या है, नहीं है। ये अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब है, अभिलंब है। ये है हमारा परावर्तन कोण, ये हमारा है परावर्तन कोण, और ये हमारा है आपतन कोण, आपतन कोण। समझ गए, समझ गए। ये हमारा है आपतन बिंदु। ये वाला होता है हमारा, देख लो गौर से देख लो, ये होता है हमारा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है। चलिए अब इसको समझिएगा कि पहला नियम क्या कहता है। तो पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, क्या कहता है भाई, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा इसके बीच डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या कहता है? तो पहला नियम कहता है आपतित किरण
आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा इसके बीच, तथा इसके बीच डाला गया अभिलंब, क्या कहता है, डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। समझ में आया आपको? नहीं आया सर। क्या हो रहा है, आपतित किरण परावर्तित किरण, और ये तीनों देख लीजिए, तीनों एक ही तल में है ना, ये एक ही तल पे है ना, एक ही चीज पे है, तीनों एक ही जगह पे है, यानी यही हमारा नियम कह रहा है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा इसके बीच डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है बुआ हम लोगों का, दूसरा कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या कहता है, आपतन कोण, क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझ में आ गया ना, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण हमारा है कोण आई, अब बराबर हो जाएगा कोण आर। ये हमारा नियम कहता है। पहला कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा इसके बीच डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर हो गया। जल्दी से उतारिए, 1 मिनट आप लोग जो है इसको मत उतार लीजिएगा, ये समझाने के लिए हम दिए थे, ये रहेगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए जल्दी से उतारिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए तुरंत। आई होप, आशा करते हैं कि आप सब लोग लिख चुके होंगे। देखिए अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का प्रतिबिंब। क्या है भाई, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब में क्या होता है, प्रतिबिंब में होता है कि किसी भी बिंदु से कोई प्रकाश आ रही है, कोई किरण आ रही है, तो वह परावर्तन हो या अपवर्तन हो, परावर्तन हो या अपवर्तन हो, यानी परावर्तन या अपवर्तन के बाद जहां पर जाकर के मिल जाती है ना, वही हमारा प्रतिबिंब होता है। अगर मिल जाती है तो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, अब मिलती हुई हमको दिखाई देती है, मतलब कि पता चलता है कि ऐसे से मिलने से मिलाने से मिल जाएगा, तो हमारा काल्पनिक होता है। तो हालांकि काल्पनिक वास्तविक पे बाद में चर्चा करेंगे, पहले प्रतिबिंब पे चर्चा करते हैं कि किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको हम क्या कहते हैं, तो सर उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसी बात को लिखेंगे कि किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है प्रतिबिंब कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। समझ में आ गया ना। देखो प्रतिबिंब किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या आवर्तन के बाद जिस बिंदु पर हमको मिलती हुई प्रतीत होती है, चाहे मिलती है, उसी को हम कहते हैं प्रतिबिंब, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, इसके ना सर 2 प्रकार हैं, इसके 2 प्रकार हैं, इसके 2 प्रकार हैं। पहला हो जाएगा वास्तविक, पहला क्या हो जाएगा,
वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब तथा तथा दूसरा हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ में आया ना? वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक। देखिए हमारे हिसाब से वास्तविक और काल्पनिक दोनों का जो है, दोनों का परिभाषा ऊपर लिखा हुआ है, बस समझने के ऊपर है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसको कहते हैं तो पहले समझो। किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु से, चाहे वो कोई भी बिंदु हो, उस बिंदु से प्रकाश की किरण क्या कर रही है? आ रही है। आने के बाद वो परावर्तन या अपवर्तन होता है। परावर्तन होगा नहीं तो अपवर्तन होगा। तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है सर, या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वो प्रतिबिंब कहलाती है। लेकिन यदि हम पूछ दे कि वास्तविक प्रतिबिंब कब होगी, कौन सा प्रतिबिंब दोस्तों? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कब होगी? तो देखो देखो इसी से परिभाषा बनेगा, अभी ऊपर जो लिखे सो, किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगला में हो जाएगा कि मिलती हुई प्रतीत होती है, बस इतना सा अंतर है, ठीक ना? तो लिखेंगे क्या लिखेंगे सर? वही लिखेंगे किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन, चाहे परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। कौन सा प्रतिबिंब कहलाती है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। समझ में आ गया ना? कि वैसा प्रतिबिंब जो किसी बिंदु से क्या है भाई? किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, क्या है भाई? यहां देखना, मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया ना? उसी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए ना? यह हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। कहां बनता है? तो दर्पण के सामने बनता है। याद रखना, ये कहां बनता है भाई? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। यह हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। याद रहेगा, यह हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। याद रखना, यह दर्पण के सामने बनता है, यह उल्टा बनता है। और लिख देना, इसे पर्दा पर आसानी से उतारा जा सकता है। सॉरी, इसे क्या लिखेंगे? इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है। यानी कि पर्दा पर आप लोग देखते नहीं है, पर्दा पर बहुत सारे प्रतिबिंब फिगर दिखा दिए जाते हैं, तो इसे पर्दा पर भी उतार सकते हैं। समझ गए ना? यह वास्तविक कटान से। एक और है जी, मैं कह रहा था सर कि लाइट चली गई थी, जिस कारण से यहाँ पर हम लोगों ने रुक गए थे। देखिए हम क्या बता रहे थे कि दर्पण के सामने बनता है, यह हमेशा उल्टा बनता है। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। इसे पर्दा पर हम उतारते हैं, यानी पर्दा पर जो भी पिक्चर हम लोग देखते हैं वो हमारा वास्तविक पिक्चर होता है, वो हमारा काल्पनिक पिक्चर होता ही नहीं है। काल्पनिक पिक्चर तो उतरता ही नहीं है। आगे हम काल्पनिक को पढ़ेंगे तो समझेंगे। इसमें जो है, इसमें वास्तविक कटान होता है। क्या होता है? वास्तविक कटान होता है। वास्तविक कटान होता है। वास्तविक कटान होता है। अच्छा एक बात बताइए सर,
कि वास्तविक कटान क्या होता है। तो वास्तविक कटान का मतलब होता है कि हम इसको अपना आंखों से देख सकते हैं कि वास्तव में कट रहा है। वास्तव मतलब रियल समझते हैं ना, इन रियली बिंदु होता है, रियली कटान होता है। समझ गए? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या उतारिए जल्दी से। चलिए 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 जल्दी 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 बिना समय गवाए हुए हम फिर क्या करते हैं, तो काल्पनिक को पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी क्यों पढ़ लेंगे? क्योंकि अभी हम प्रतिबिंब को पढ़े थे, अब प्रतिबिंब के साथ साथ अभी हम पढ़ लिए वास्तविक प्रतिबिंब, और अगले अगर काल्पनिक प्रतिबिंब जल्दी से नहीं पढ़ लेते हैं तो दिमाग से जल्दी से निकल जाएगा। तो दिमाग से जल्दी से नहीं निकालना है, जल्दी से इसको पढ़ लेना है। तो वास्तविक में क्या लिखे थे कि वैसा बिंदु, क्या लिखे थे? वैसा बिंदु। वैसा बिंदु तो नहीं लिखे थे हम लोगों ने, क्या लिखा था? जिस बिंदु से आ रहे प्रकाश की किरणें, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ क्या लिखे थे? ये लिखे थे सर, किसी बिंदु से, क्या लिखे थे? ये लिखे थे, किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर, सॉरी, आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन 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 या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, अब लिखेंगे क्या? जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है रे? प्रतीत होती है। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, काल्पनिक या आभासी, जो कह लीजिए, कोई एक एगो कहिएगा। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है रे? कहलाती है। आभासी प्रतिबिंब कहलाती है। समझ में आया ना? आभासी प्रतिबिंब कहलाती है। वो क्या हो रहा था? वास्तविक प्रतिबिंब जो था वो हमेशा उल्टा बनता था, यह हमेशा सीधा बनेगा। यह हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। यह हमेशा सीधा बनता है, यह हमेशा सीधा बनता है। इसे पर्दा पर नहीं उतारा जाता है, इसे पर्दा पर नहीं उतारा जाता है, नहीं उतारा जा सकता है, नहीं उतारा जा सकता है। यह हमेशा सीधा बनता हो गया है, इसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। और उसमें बताया गया था कि यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। और यह काल्पनिक कटान से बनता है, यह काल्पनिक कटान, काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ने वाले हैं, पहले इसको समझ लीजिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत, इस पर ध्यान देना, उसमें था कि मिलती है और इस पे है कि मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा सीधा बनता है, इसे पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है, यह दर्पण के पीछे बनता है, यह काल्पनिक कटान से बनता है। अब एक क्वेश्चन सर आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं, वास्तविक तथा आभासी, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब में अंतर, क्या भाई? अंतर स्पष्ट करे, अंतर स्पष्ट करे। 2 नंबर का सवाल मैंने छोड़ दिया। क्वेश्चन है वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करे। जो लिख लेना है आपको स्वतः लिख लेना है और लिखने के बाद कमेंट कर देना है कि लिख लिए हैं। अगर नहीं लिख पाएंगे तो बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में
हम इसको लिख देंगे। फिलहाल हम समझा देते हैं कि एक और वास्तविक लिख देते हैं, एक और आभासी लिख देंगे, बीच से एक चिन्ह खींच देंगे, एक और वास्तविक में लिखेंगे कि यह हमेशा उल्टा, वास्तविक उल्टा बनता है तो लिख देंगे उल्टा बनता है, और काल्पनिक यानी आभासी में लिख देंगे कि यह हमेशा सीधा बनता है। इसमें लिख देंगे कि यह दर्पण के सामने बनता है, वह दर्पण के पीछे बनता है। फिर लिख देंगे कि इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है, और उसमें लिख देंगे कि इसे पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। इसमें वास्तविक कटान होती है, इसमें काल्पनिक कटान होती है। हो गया हमारा अंतर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। इससे अगला वीडियो में फिर हम आगे की बात को पढ़ेंगे जो आगे बच गई है। फिलहाल आप लोग जो है कोशिश कीजिए इस चैनल को जितना से जितना ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए एक से एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया जाए, ऑल सब्जेक्ट की लाई जाए। बस टारगेट है पहला अपवर्तन खत्म हो जाए, उसके बाद केमिस्ट्री लाएंगे, केमिस्ट्री के बाद मैथ, सब आ जाएगा बारी बारी से। और बारी बारी से ही नहीं हो सके तो अभी तो एक दो वीडियो डल रहा है डेली, हो सके तो डेली दो तीन तीन वीडियो भी डाला जा सकता है, क्या कि समय हम लोगों के पास कम है। देख लीजिए आज 1 नवंबर हो गया है और एग्जाम का डेट भी शायद निकल गया है। आप लोग जाकर के ऑफिशियल वेब पर जाकर के चेक कर लीजिएगा आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।